औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों हमारा 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? नाम से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रो मीन चार्ज and statics mean electricity or charges at rest. ये क्या? Electro mean charge and statics mean at rest. So जो definition बन रही है वो ये है जी, the study of properties of charge in the state of rest is called electrostatics, or the study of charges at rest is called electrostatics or static electricity. In this unit, we will describe different properties of static charges such as electric force, electric field, electric potential. Electric force से तो आप सारे के सारे पहले ही आगाह हो। आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना? अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, रिपेल करते हैं। You will have to write it 1000 times, ठीक है? So unlike charges attract each other, है ना? और like charges क्या करते हैं? रिपेल, ठीक है? तो ये अट्रैक्शन या रिपल्जन, ये मैं याद कराना, इससे एक ज्यादा मैं चेक करूंगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या होती है? अट्रैक्शन या रिपल्जन को क्या कहते हैं? क्या फिजिक्स की जुबान में इसको क्या कहते हैं? अट्रैक्शन या रिपल्जन, पुश और पुल। वही दिस अट्रैक्शन और रिपल्जन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है? शुक्र है ये फोर्स बाहर आ गई। सो देयरफॉर इन दिस यूनिट क्या करना बच्चे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल का इलेक्ट्रिकल फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, द फोर्स विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेबल पे चार्ज रखा हुआ, दूसरा चार्ज मैंने इस कमरे में वो दीवार के पास रखा, तो ये वाला चार्ज जब उस चार्ज पे फोर्स लगा लेगा? नहीं। इस चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन ऐसा होगा जिसके अंदर वो दूसरा चार्ज आएगा तो ये फोर्स लगाएगा, वरना ये नहीं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये वो रीजन होगा जिसमें अगर किसी चार्ज के उस विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। साधारण भाषा में ये कहा जाएगा कि किसी चार्ज के गिर्द वो इलाका जहां पे वो फोर्स लगा सकता है, दैट इज इट्स फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी देखेंगे ये क्या होता है। वी विल आल्सो डिस्कस सम यूजेस एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके कुछ यूजेस देखेंगे और फिर उससे कुछ बचने के तरीके भी देखेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हमें नुकसान भी हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाता है ये भी इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। पुरानी स्लाइड बार, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आएगा शुरू में उसे पता होना चाहिए एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज क्या है। बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ के शायद अब आप तंग आ चुके होंगे, लेकिन क्या करें, हर जगह ही आ जाती हैं। सो चार्ज आपको पहले बताया हुआ है, द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। द efficiency of electrons in a body is called charge, or an object is called charge. The disturbance in the electrical neutrality of an object is called charge. Slight upset in the elementary particles of an atom, this is कि elementary particles का balance disturb हो जाए तो that is a charge. There are two types of charges. Charges की दो types है, आपको पता है जी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आप कहते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस का साइन लिखा हुआ होता है? नहीं। क्यों? क्या प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव का चार्ज लिखा हुआ होता है? तो फिर ये कैसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है? कैसे ये साइंस आप लगाते हैं उनके लिए? जी, लेबलिंग की गई थी चार्जेस की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी
ठीक है, किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बंदे का नाम था। तो मैं भी सोचा करता था यार ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज माइनस लगा हुआ होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज लगा हुआ होता, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो इंसान ने खुद किया है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने नाम दिया, फर्ज कर लो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हम उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, जो प्रोटॉन का चार्ज है हम उसको पॉजिटिव साइन दे देते हैं। व्हाट अबाउट अगर हम ये चार्जेस चेंज कर दें, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दें और प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज दे दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाद में ये प्रूव भी हुआ कि जो हमने कन्वेंशन बनाई है, हालांकि वो उलट बनाई है हमने, चाहिए ये था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नेगेटिव डालते और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव डालते। अभी आगे एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दूंगा। तो चार्जेस की दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ये क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में तो प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, पता है ना, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की दो खुसूसियात होती हैं जी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये मैंने कहा कि एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, किसके मुकाबले में एफिशिएंसी, किसके मुकाबले में डेफिशिएंसी? आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। जब तक किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर आती है तो वो न्यूट्रल पार्टिकल रहता है, लेकिन जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए प्रोटॉन्स के मुकाबले में तो फिर भी उस पर चार्ज आ रहा है, बढ़ जाए तो फिर भी उस पर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। एटम की कैसी स्टेट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते, दैट इज चार्ज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखिए देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। साइंस ऑफ चार्जेस, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, 1897 में उसने डिस्कवर किया, बट फॉर मच more than a century before that moment, उस डिस्कवरी से तकरीबन एक सदी पहले people had already been studying electric and magnetic phenomena even quantitatively, and they had already fixed some conventions which charged objects are sides of a battery are positive or which of them are negative। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त से एक सदी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बॉडीज को दे दिए गए थे। क्या होता था, अब आप बच्चे भी करते होंगे, सर में कंघी मार के या पेंसिल मार के तो उसके साथ कागज के टुकड़े चिपकाना, हाँ मशगला बच्चों का। तो वहां पे भी लोग इस तरह किया करते थे, एबोनाइट की एक सलाख को कपड़े से रगड़ते थे और उससे चीजें चिपका के लोग उससे महजूज होते थे। लेकिन उस वक्त फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने इस चीज की वजाहत इस तरह की कि एक प्लास्टिक या एक एबोनाइट की जो सलाख है वो कपड़े से रगड़ खाने के बाद दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। तो फिर उसने ये कहा कि ये जो कपड़े के साथ उस सलाख को रगड़ने के बाद उसके अंदर एक खिंचाव की कुव्वत पैदा हो जाती है। वो इसलिए पैदा होती है कि हर बॉडी के अंदर दो तरह की फायर मौजूद है, आग मौजूद है, मैटर मौजूद है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब उन फायर में से जब एक फायर में कमी आ जाती है तो बॉडी दूसरी बॉडीज को क्या करना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था और कहा कि अगर उस फायर की कमी हो जाए तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उस फायर की ज्यादती हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज है। ये उस बंदे ने वजाहत दी, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। वही फिर फायर जो है फिर इलेक्ट्रॉन्स है। तो people had already been studying electric and magnetic phenomena even quantitatively, and they have already fixed some conventions which objects are side of battery are positive and which of them are negative. Because of this convention was
because this convention was already established, there was absolutely no freedom in the decision. क्योंकि रस्म बनाई जा चुकी थी, अब कोई आज़ादी नहीं थी कि बंदा अपनी मर्जी से कह दे जी इलेक्ट्रॉन पे पाबंदी चार्ज है, नहीं कह सकता, कन्वेंशन बन चुकी थी। तो क्या हुआ जी, फिर देयर वाज एब्सोल्युटली नो फ्रीडम in the decision about the sign of electrons charge. It was simply measured in cathode, it was in cathode rays etc. and it turned out to be negative. और पता चला ये क्या उस कन्वेंशन के मुताबिक ये नेगेटिव है। Historically, the first man to decide about a sign convention for the electrical charge was probably Benjamin Franklin in 18th century. His model for electricity assumed that चार्ज ऑब्जेक्ट कंटेन सम फ्लूइड, उनके अंदर एक मादा होता है, सियाल मादा होता है, बहने वाला मादा होता है। इट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइप। वो कहते थे चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है, हम कहते हैं ना चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, वो कहते थे नहीं ये एक फ्लूइड की फॉर्म में। वो चार्ज को भी एक कॉन्टिन्यूस थिंग समझता था। तो क्या कहा उसने, इट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टाइप, the similarity with the phlogiston, the fluid that was believed to personify heat, cannot be overlooked. अब इसका क्या मतलब है? फ्लूजिस्टन क्या था जी? ये फ्लूजिस्टन की जो थ्योरी थी, ये एक बंदे ने दी थी, और वो बंदा ये कहता था, नाम मुझे उसका भूल गया, वो बंदा ये कहता था कि जितने भी आतिशगीर मादे हैं, जलने वाले मादे, ठीक है, इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस हैं, वो दो चीजों से मिलकर बने, एक कॉक्स दूसरा फ्लूजिस्टन, एक कॉक्स दूसरा। जब कोई चीज जलती है तो कॉक्स राख बनकर पीछे रह जाती है, और जो फ्लूजिस्टन होती है वो आग में कन्वर्ट होकर उस बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये नजरिया था जो कि गलत था। तो उसने भी फ्लूजिस्टन के नजरिए को सामने रखा और कहा कि ये तो फ्लूजिस्टन है, मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट है जो बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। सो इफ देर आर टू मच ऑफ, इफ देर इज टू मच ऑफ दिस फ्लूइड, अगर मौजूद हो उस फ्लूइड की ज्यादा मिकदार उस बॉडी के अंदर, विच इज नेचुरली आइडेंटिफाइड विद द प्लस साइन, तो उसको प्लस का साइन दे देते थे। ही वुड टॉक अबाउट द पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड वाइस वर्सा, कम हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो up to the moment when the elementary particles were being discovered, उस लम्हे तक जब तक एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, there was no way to prove, कोई तरीका नहीं था साबित करने का, that one of the two sign conventions was better than the other, कि जो साइन कन्वेंशन थी ये दूसरे से बेहतर थी। मतलब कोई तरीका नहीं था प्रूव कर सके कि एक साइन कन्वेंशन दूसरे से किस तरह बेहतर है। In fact, even today, it is not true that the opposite sign convention would be better. कि जो साइंस के अंदर कन्वेंशन रखी हुई है अपोजिट साइंस की, ये बेटर है, अभी भी ये बात दुरुस्त नहीं है। इन एनी सेंस इलेक्ट्रॉन कुड कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेबलिंग तो हमने खुद की है ना, ठीक है, चार्ज इन द अपोजिट कन्वेंशन, बट प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई एंड क्वार्क्स that are equally important, and in the case of up quark equally, ठीक है। ये सारी की सारी बातें बेसिक चार्जेस की हम बातें कर रहे हैं कि ये जो साइंस लगे हुए ना आपने दिए हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बच्चे याद रखिएगा ये नेचुरल नहीं है, ये इंसान ने खुद की है। इंसान ने ये साइंस इलेक्ट्रॉन पे बताते खुद कहीं माइनस नहीं लिखा हुआ। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कभी किसी ने देखा भी है? आप कह रही हैं नेचुरली है, किसी ने देखा है? अब तक तो कोई ऐसी माइक्रोस्कोप ही जान नहीं हो सकी। अब उन्होंने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से सिर्फ एटम्स को बॉल्स की शक्ल में देखा, अदरवाइज तो अभी तक ये नहीं पता कि एटम अंदर से किस तरह का, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे देख लिया? तो फिर चार्ज की बात हो रही है, और ये भी कहीं 1897 में आके कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, लेकिन पता नहीं क्या पता जब देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को जैसा हम समझते हैं वैसा हो ही ना, जब उसको देखा जाए तो वो वैसा हो ही ना। तो ये जो साइन कन्वेंशन आप पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्जेस के ऊपर नहीं लगी हुई। तो लेबलिंग जो की गई है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी चार्ज की, फिर टाइप्स बन गई,
उसके बाद हमने ये उसने जो बताया था वो तो फ्लोजिस्टन की बेसिस पे बताया था कि अगर वो फ्लूइड बढ़ जाए तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो नेगेटिव चार्ज है। बाद में पता चला नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रॉब्लम किसी को। आगे बस इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। समझ आया कि थोड़ी सी पढ़ना है इसको, लेकिन हम आगे चलते हैं। हमारा काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। आपको ये पता है कि एटम कितने हिस्सों में मुश्तमिल? 2 हिस्सों में, एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, बाहर शेल्स हैं। अब बच्चे आपको पता मेटल्स जो है उनके एटम्स के साइजेस आमतौर पे बड़े होते हैं और उनके न्यूक्लियस की जो पकड़ है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ते हैं और मेटल की पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर देते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। समझ आया? और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स होती हैं उनकी सॉलिड स्टेट में भी उनके अंदर से बिजली पास करती है। एक वीडियो आपको दिखा देता हूं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है ये घूम रहे होते हैं और ये जो एटम्स हैं ये इन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इसको रोकूं तो ये जो एटम है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सबने इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए सब पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तब ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सेल्फी का काम करते हैं इनको जोड़ने के लिए, मूव भी कर रहे होते हैं और इनको जोड़ भी रहे होते हैं। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड ए कंडक्टिंग मैटर, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी कंडक्टिंग मटेरियल में मौजूद हो। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। तो those electrons which are present inside a conducting matter or metallic conductor and are not permanently attached to a specific atom are called free electrons. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब आपको ये पता है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई जो चार्ज है किसी बॉडी पे किस तरह लाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह कम किए जाते हैं या बढ़ाया जाता है। तो 3 तरीके हैं जी, एक बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, दूसरा बाय कंडक्शन और तीसरा बाय इंडक्शन। और रबिंग या फ्रिक्शन से क्या होगा, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब 2 बॉडीज, जब कोई जो 2 शाम को आपस में रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, होती नहीं होती, एनर्जी मिलती है। अब जो आपकी 2 सरफेसेस हैं इनके अंदर जिस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ बड़ी कमजोर कुव्वतों के साथ बंधे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स को छोड़ के दूसरी सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ आ नहीं है? जब हम रबिंग करते हैं तो जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, और इस तरह एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाती है। प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लवर होती है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, रिपेलर होती है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को इतना नहीं चाहती जितना दूसरी चाह रही होती है। तो जैसे आप रब करते हैं एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी को छोड़ते हैं, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लवर होती है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उधर जाएंगे उधर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने यहाँ से ट्रांसफर हुए उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो रबिंग के दौरान एक बॉडी जितना पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी बॉडी उतना ही नेगेटिवली चार्ज होती है। ये रबिंग से आपने बॉडीज को चार्ज करना। बाय कंडक्शन ये कैसे होगा, हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, हमने उसे एक लकड़ी के स्टैंड पे रख दिया। लकड़ी के स्टैंड पे क्यों रखा ये बताऊंगा आपको। और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है मैं इसके करीब लाया। अब जैसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब आएगी तो जो इस मेटल के अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे क्या करेंगे, इन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है,
तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रांसफर होंगे? नेगेटिव चार्ज है ना बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज है। जो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इस बॉडी से रिपेल होकर सारे यहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पे क्या रहती है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ? अब आप जैसे ही इस बॉडी को यहां ला के इसके साथ टच करेंगे तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होंगे, ठीक है, और उस वक्त तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज दोनों का ना हो जाए, बराबर हो जाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखो, और मजे की बात, अगर आपकी ये रॉड प्लास्टिक ही है तो फिर तो आपको पता प्लास्टिक मटेरियल जो है उनके अंदर तो चार्जेस मूव, इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर से चार्जेस मूव नहीं कर सकते, वो सारे चार्जेस एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। और अगर ये मेटल होगी तो क्योंकि चार्जेस सारे एक जैसे हैं, उनमें जो म्यूचुअल फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी एग्जिस्ट करेगी? सारे चार्जेस सेम है ना, तो सेम चार्जेस एक दूसरे के क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उस रिपल्जन की फोर्स की वजह से ये सारा चार्ज इस बॉडी पे फैल जाए। अब समझ आया? अब क्योंकि ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है और अगर ये रॉड भी फॉर एग्जांपल चार्ज रॉड भी कंडक्टिंग है और इसके पीछे आपने एक इंसुलेटर लगा हुआ, क्यों लगा हुआ ये भी बताऊंगा। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। अच्छा, आपने लाके इसके करीब किया तो क्या होगा? चार्जेस यहां से यहां आएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस जिस बॉडी पे मौजूद है वहां पे अपने एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्जन की वजह से चार्जेस यहां ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हुआ? और जितना दूर एक दूसरे से हो सकते हैं हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक कि इस बॉडी पे चार्ज की मिकदार और इस बॉडी पे चार्ज की मिकदार सेम हो जाती है। यहां से पहली बात तो आप सोचें, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर ही क्यों होंगे? ठीक है, माना इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे रिपल्जन की वजह से इसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये चार्जेस यहां से यहां क्यों जाए? क्योंकि इस बॉडी पे सारे के सारे चार्जेस जो है वो सेम है, सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। ये सारे नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। उस रिपल्जन की वजह से चार्जेस कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे चले जाए। अब जैसे ही उनको रास्ता मिलता है, क्योंकि मेटल में तो ये फ्लो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही उनको रास्ता मिलता है मेटल में जाने का, वो भाग के यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं। जैसे दूर दूर होंगे रिपल्जन की फोर्सेस कम होती जाएंगी, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा फासले पर रहें ताकि रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए। इस रिपल्जन की वजह से वो जो चार्ज बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कि एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पर बाय टचिंग चार्ज का मुंतकिल होना इज कॉल्ड कंडक्शन। फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रबिंग की वजह से नहीं। इंडक्शन क्या है? जब तक मैंने टच नहीं किया था, मैंने चार्ज बॉडी को मेटालिक स्फीयर से टच नहीं किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था? इस चार्ज स्फीयर के एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, दूसरे पे नेगेटिव। ये जो चार्जिंग हुई है इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने इंड्यूस कराया चार्ज। एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी की वजह से न्यूट्रल बॉडी के एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए। तो ये जो फिनोमेना है, इसमें जो चार्ज आप इंड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और जब आप टच करके बॉडी को चार्ज करेंगे, दैट इज कंडक्शन। रब करके चार्ज करेंगे, दैट इज बाय रबिंग अप बाय फ्रिक्शन। प्रॉब्लम किसी को? लेकिन इस सवाल पता था, मैंने कहा था ये यहां भी प्लास्टिक लगाई हुई है, इसको भी लकड़ी के स्टैंड पर रखा हुआ है, ऐसा क्यों है? सुनिए बच्चे, अगर यहां पे प्लास्टिक की रॉड ना होती, हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, हमारा हाथ क्या है? हमारी बॉडी में आयरन है ना, हमारे ब्लड में सॉल्ट्स और मिनरल्स डिसॉल्व्ड है।
हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें मौजूद किसकी वजह से? सॉल्ट्स की वजह से, आयरन की जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है, समझ आ रही है? उनकी वजह से हमारी बॉडी बड़ी बेस्ट कंडक्टर है। अब जैसे ही हम अपनी बॉडी के अपने हाथ से पकड़कर इस लोहे की रॉड को किसी दूसरी चीज से रगड़ेंगे, जितना चार्ज इस पे आता जाएगा वो हमारे हाथ के जरिए से किसको ट्रांसफर होता रहेगा? जमीन को। किसको? वो तो बॉडी पे स्टोर ही नहीं होगा। लेकिन जब आपने पीछे लगा दी प्लास्टिक, प्लास्टिक से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। अब जब मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है, तो किसी दूसरी जगह से मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। मेरी बात समझ आई नहीं है? इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, अगर इस गोले के साथ मैं एक तार जोड़ देता और उसको जमीन में दबा देता, अब क्या होता? क्योंकि तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं और जमीन भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। मैं जैसे ही इस चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके आता, ये सारे इलेक्ट्रॉन से कर दे यहां से जमीन की तरफ, समझ आ नहीं है? इसको यहां पे रख के आप तार को काट दो, गोले पे सारा चार्ज कौन सा आ चुका? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दी और तार हटा दी। अब उस बॉडी को पीछे कर लो, गोला पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ आ नहीं है? गोले से आपने इलेक्ट्रॉन्स को जमीन की तरफ बाय कंडक्शन ट्रांसफर किए। किससे? बाय कंडक्शन। लेकिन ये जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो आपने बाय इंडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। आप समझ आया कि यहाँ पे जो जमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं वो एक कंडक्टिंग पाथ से गुजर के गए हैं, ठीक है? हमारी बॉडी भी यही काम करती है। जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को हाथ में पकड़कर उसे चार्ज करते हैं और उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टिंग बॉडी से फ्लो होते हुए हमारे हाथ में आते हैं और हमारे हाथ से होते हुए जमीन को पास हो जाते हैं। लिहाजा बॉडी पे कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होता, बॉडी न्यूट्रलाइज रहती है। लेकिन अगर आपने पीछे प्लास्टिक की हथी लगा दी, जैसे इसके नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड था, अब जैसे ही आपने तार काट दी है, लकड़ी से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, लिहाजा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इसी तरह आपने लगाई हुई है प्लास्टिक पीछे, प्लास्टिक से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। जो चार्ज मेटल पे आएगा वो मेटल पे स्टोर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। इस वजह से हमने इंसुलेटिंग हैंडल जाल लगाया हुआ है इसके, या गोले को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा कि जो चार्ज गोले पे आए वो जमीन को ट्रांसफर ना हो, गोले के ऊपर ही रहे। अदरवाइज वो चार्ज, क्योंकि आपको पता है चार्ज के दरमियान में जो भी चार्ज किसी बॉडी पे मौजूद होता है उसके दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो फोर्स कौन सी होती है? जब आपने, बच्चे मेरी बात गौर से सुनो, जब आपने किसी गोले पर चार्ज स्टोर कर दिया तो वो चार्ज जो है, वो जो चार्जेस आपने गोले पे स्टोर किए हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? फिर सुनो, ये गोला, मेरी बात नहीं समझ आ रही ना आपको? ये देखो, ये गोला, इस पे मैंने चार्जेस स्टोर किए, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दी। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, तो ये चार्जेस तुमने यहां ट्रांसफर की। अब क्योंकि ये है भी कंडक्टिंग, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर सकते हैं ना, मेटालिक है, तो क्या होता है? ये रिपेल करते हैं, लिहाजा एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा सरफेस पे, दूसरा यहां आ जाएगा। समझ आया? मैक्सिमम फासले पे चले जाएंगे। अगर आपने 3 भेजे हैं तो एक यहां पे जाएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप किसी गोले पे, मेटालिक कंडक्टिंग गोले पे, मेटालिक बॉब पे चार्ज स्टोर करोगे तो क्या गोले के अंदर, गोला हालो नहीं है, अंदर से भरा होगा, क्या अंदर कोई चार्ज रहेगा? इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर से भी फ्लो कर सकते हैं ना, क्या गोले के अंदर कोई चार्ज रहेगा? या सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा? अब मेरी बात समझ आई? एक इंटीरियर पार्ट है ना, सेब का है ना, उसके अंदर जो गुदा है उसका इंटीरियर पार्ट है, छिलका उसका एक्सटीरियर पार्ट है, सरफेस है। तो क्या जो चार्ज आप मेटालिक स्फीयर पे स्टोर करेंगे वो उसकी सरफेस पे होगा या उसके अंदर भी कुछ चार्ज हो सकता है? मेरी बात समझ आ गई है कि जो चार्ज हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर पे स्टोर करेंगे और वो हालो नहीं है, भरा हुआ अंदर से गोला, बाल बेरिंग्स के भी देखिए ना, उनके वो जो चार्ज हम उस गोले पे स्टोर करेंगे, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स गोले के अंदर भी होंगे या सारे सरफेस पे आ जाएंगे? अब मेरी बात समझ आई? जो भी चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी पे स्टोर्ड होता है, क्या सारा चार्ज सरफेस पे होता है
या बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कुछ चार्ज अंदर होगा कुछ बाहर होगा। जैसे हम कमरे में एक खुशबू की शीशी लाके खोलें तो उसके मॉलिक्यूल्स कमरे में हर जगह पे फैल जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसा ही है ना। तो क्या जो चार्ज हम गोले पे स्टोर करेंगे वो चार्ज गोले के अंदर मौजूद जो स्पेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या सारा चार्ज सरफेस पे जाके स्टोर होगा? सोच क्या आपकी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, या सारा चार्ज सरफेस पे स्टोर होना चाहिए? जी, सरफेस पे क्यों जा रहा सारा चार्ज? आपके सामने मैंने बना के भी पहले मैंने जो इशारा दे दिया वही इशारा, क्योंकि चार्जेस के दरम्यान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो रिपल्जन की फोर्स है, और जो 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 स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है। और आपको पता है कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। अब जो चार्ज आपने मेटालिक स्फीयर पे ट्रांसफर किया है वो सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या करेगा, उसमें मौजूद रिपल्जन की फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफर किए हैं वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे गोले की सरफेस पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस पे जाएंगे, रिपल्जन मैक्सिमम फासले पे जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर रह गया तो इसको मैक्सिमम रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि जब ये रिपल करेगा तो ये आगे जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये तो कंडक्टिंग मटेरियल का, तो वो निकल के बाहर जाकर सरफेस पे रुक जाएगा। अब सरफेस से बाहर नहीं जा सकता, सरफेस से बाहर, लेकिन जैसे ही इसको कोई कंडक्टिंग पाथ मिलेगा वो क्या करेगा, उस पाथ से गुजरकर सीधा जमीन को ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन चार्जेस के दरमियान में एक रिपल्जन की फोर्स मौजूद है और उस रिपल्जन की फोर्स की वजह से ये चार्जेस कोशिश कर रहे हैं कि गोले से किसी तरीके से बाहर निकल जाए, लिहाजा वो सरफेस पे सारे चले जाएंगे। अब सरफेस से आगे क्योंकि कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है जिससे वो बाहर निकल सके, लिहाजा वो सरफेस पे रुके रहेंगे। जैसे ही उनको कोई कंडक्टिंग पाथ मिलेगा वो गोले को छोड़ेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों, बात समझ आई? गुब्बारे से हवा कभी निकलती हुई देखिए, क्यों निकलती है गुब्बारे से हवा, क्यों निकलती है गुब्बारे से हवा, ये बताओ मुझे, गुब्बारे से हवा क्यों निकलती है? तो गुब्बारे के अंदर बेटा जो हवा होती है इसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर की हवा उसको दबा रही होती है, इसका अंदर प्रेशर ज्यादा है ना, बाहर प्रेशर क्या है, कम है, ऐसा ही है ना अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है अंदर। गुब्बारे की जो ये सरफेस है वो उसको पुश कर रही होती है, और क्या होता है, जैसे ही आप मुंह खोलते हो सारी हवा बाहर निकलती। इसी तरह ये जो चार्जेस आपने स्फीयर पे स्टोर किए हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और पूरे गोले की सरफेस पे फैल जाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखते हैं, ठीक है। जैसे ही उन चार्जेस को निकलने का कोई रास्ता मिलता है उस रिपल्जन की फोर्स की वजह से वो फौरन वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से हमने वो जो गोले को रखा था लकड़ी के स्टैंड पे इसलिए रखा हुआ था ताकि उसको जमीन की तरफ फ्लो करने का कंडक्टिंग पाथ ना मिले, ठीक है जी।